हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसी ओपिनियन और राय और तजर्बात आप तक पहुंचे ताकि जो गोदी मीडिया ने एक तरह से दिमाग को बंद करने का काम किया है उससे जरा बाहर निकल करके सोच सकें। इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, पंजाब में पहुंच चुके हैं। और ये पूरी यात्रा जिस तरह से गोदी मीडिया ने इसको इग्नोर किया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कवरेज देने पर मजबूर हुए हैं। लोगों का उनके साथ जुड़ना, उनकी तरफ से हर तबके के लोगों से बड़ी मोहब्बत से मिलना, लोगों की बातें सुनना और मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये लोगों से कनेक्ट कर रहा है। आप कभी भी यूट्यूब ऑन करें, अपनी जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके बाद वो राहुल गांधी की यात्रा आनी शुरू हो जाती है। यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा जा सके। ये खुद यात्रा क्या है, कैसी है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी साहब। तुषार गांधी मुंबई में रहते हैं और उसी घर से हैं। महात्मा गांधी ने यात्राएं की हैं देश को आजाद कराने के लिए, देश की अस्मिता के लिए, विदेशों में भी रहते हुए यात्राएं की हैं। तो अब इस यात्रा को तुषार गांधी कैसे देख रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के नतीजे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। और क्या कुछ है महात्मा गांधी की और राहुल गांधी की यात्राओं में कॉमन, क्या कुछ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तुषार गांधी साहब इस वक्त मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, महात्मा गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, लोक सेवा ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव महाराष्ट्र के, और भी बहुत कुछ है आपकी शख्सियत में। लंबी बात ना करके मैं तुषार गांधी जी से पूछूंगा कि आप राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं। आदाब और नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को। अ, मैं अब ये मानता हूं कि राहुल की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो एक तरीके की तपस्या है, क्योंकि इतना लंबा सफर पैदल और इतनी तेज रफ्तार से इतने लोगों को मिलते हुए जो किया है वो एक तरीके से अपने आप को एक शारीरिक कष्ट देने के स्वरूप में है। और हम हमारी संस्कृति के मुताबिक जब स्वतः को कष्ट देकर कुछ किया जाता है तो उसे तपस्या कहा जाता है। तो अभी जो लोगों ने इस यात्रा को राहुल की तपस्या कहना शुरू किया है वो मैं सहमत हूँ उसके साथ। अच्छा, महात्मा गांधी की जो कुछ यात्राएं थी, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। नई नस्लों को बहुत कुछ मालूम नहीं है और बाकायदा अनजान रखने की कोशिशें भी होती हैं जब महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कुछ खास खास कुछ यात्राएं जो की, किस मकसद से की, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए ताकि फिर हम राहुल गांधी पे बात करें। बापू ने भी हमेशा यात्रा और यात्रा के रूप में तपस्या को महत्व दिया था। और वो उनकी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से लेकर वो नीति चलती रही थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय मूल के वतनियों के अधिकारों के लिए जब सत्याग्रह किया तो उस सत्याग्रह में उन्होंने नाताल से ट्रांसवाल प्रांत की लिए हिजरत की थी। वहां की सरकार के जो नियम थे, जो जो हिंदुस्तानी मूल के लोगों के लिए और अश्वेत प्रजा थी उनके लिए हानिकारक थे, उनके खिलाफ उन्होंने पहली उनकी पदयात्रा की थी जिसमें कई बार उनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो वहां से शुरू करके फिर उन्होंने भारत लौटने पर जब चंपारण में कई बार वो पैदल जो दूर दराज के गांव थे वह उसका दौरा करते थे। एक स्वरूप में वो भी एक यात्रा थी। जब खेड़ा में सत्याग्रह हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, तो सरदार पटेल के साथ मिलके उन्होंने उस
उस आंदोलन की भी अगुवाई की थी, और उसमें भी कई बार सरदार साहब और बापू पैदल यात्रा करके दूर दराज के गांवों में जाते थे। उसके बाद सन 30 में दांडी कूच तो ऐतिहासिक है ही, और वो भारत में सबसे पहला प्रतिष्ठित प्रमाण था यात्रा करके किसी चीज का विरोध करने का। और उसके बाद बापू ने हरिजन उद्धार के लिए, समता के लिए कई यात्राएं की, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरला में, कई प्रांतों में उन्होंने वो यात्राओं को किया। और उन यात्राओं में हमेशा स्वतः को कष्ट देना, स्वतः को हानि के में डालना, इस प्रकार से एक तपश्चर्या, एक 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 पश्चाताप का भी एक स्वरूप उसमें था। और सबसे जो महत्वपूर्ण उनकी यात्रा थी वो थी जब नवाखली और तिपेरा के प्रांतों में, जो अब बांग्लादेश में है, उसमें जब सांप्रदायिक हिंसा फटी 1946 के बाद, तो शांति प्रस्थापित करने के लिए बापू ने जो यात्राएं वहां की, और उसके बाद बिहार आके भी जो उन्होंने यात्राएं की, वो भारत के लिए और आजाद भारत के संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हिंसा के पागलपन से उगारने के लिए बापू ने अपने आप को खतरे में डाला। अपनी 78 साल की उम्र में भी उन्होंने 200 से करीब ज्यादा किलोमीटर की पैदल यात्राएं की थी। और आखिर में जिंदगी में उनकी जो एक यात्रा करने का निश्चय था, जो अधूरा रह गया उनकी हत्या के कारण, वो था कि पाकिस्तान में यात्रा करके पाकिस्तान में बटे हुए दिलों को जोड़ना, और वहां से जो हिंदुओं को भगाया गया था, सिख और हिंदुओं को, उनको वहां पुनः प्रस्थापित करना। ये उनकी जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई उनकी हत्या के कारण। तो इस प्रकार से बापू के सत्याग्रह में यात्राओं का बहुत बड़ा एक भाग था, महत्व था। और तपस्या का भी उतना ही महत्व था। और मुझे लगता है कि आज के हालात में राहुल जो कर रहा है, जिस तरह से लोगों में प्रेम का संदेशा लेके वो जा रहा है, जोड़ने का संदेशा लेके जा रहा है, जब तोड़ने वाली राजनीति हमारे ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है, और मुझे लगता है कि सराहनीय भी है। अच्छा, इस यात्रा के दौरान जो हमने देखा है वो कमजोर, बिल्कुल जिसे कहते हैं समाज के आखिरी शख्स की तरफ भी उनकी नजर रहती है, और वो बाकायदा बुलाते हैं लोगों को। और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि बेरोजगार नौजवान उस रैली में इसलिए जाते हैं कि राहुल गांधी को बता सकें कि हम किस तरह से। मैं अभी देख रहा था हरियाणा की एक वीडियो, जो एक बड़े पत्रकार ने उनसे बात की है और वो डेटा दे रहे हैं। तो इस किस्म के मुख्तलिफ लोगों से मिलना और इश्यूज को समझना, उसमें दिलचस्पी लेना, ये एक नए किस्म की चीज नजर आई है जो आमतौर पर पॉलिटिशियंस में पब्लिक के सामने नहीं आती। और जैसा कि हमने दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, किसी पत्रकार ने उन्हें सवालों में उलझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत कुछ समझ गया हूं किस तरह से डाइवर्ट करते हैं लोग। तो क्या राहुल गांधी में, इस यात्रा से पहले के राहुल गांधी में और अब के राहुल गांधी में, क्या आप फर्क महसूस कर रहे हैं? जरूर जरूर फर्क आया है, और फर्क आएगा, और भी फर्क आएगा जैसे जैसे इस यात्रा से जो तजुर्बा उन्होंने प्राप्त किया है वो उसको वो अपने अंदर अपनाएंगे, तो फर्क जरूर पड़ेगा। उसी तरह से जैसे बापू दक्षिण अफ्रीका के से आने के बाद उन्होंने भारत भ्रमण की यात्रा की थी, और उसके बाद भारत को समझा था, भारत के लोगों को समझा था, और उस समझ को लेके उन्होंने जो फिर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, वो उसी के कारण बापू को भारत के सामान्य से सामान्य नागरिकों की नब्ज की पहचान हो गई, और वो उसका इस्तेमाल करके स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाल सके। और इसी
इसलिए गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि ये इंसान भारत के गरीब से गरीब लोगों की झोपड़ियों के दरवाजे तक जाता है और उनसे मिलता है और उनको सुनता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात भारत में होती है, और ये बात बहुत सालों के बाद एक नेता वापस उस तरीके का उपयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम देखते हैं कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं दौरे पर जाते हैं तो गरीबों की बस्तियों को पर्दों से ढक दिया जाता है या सफेदा पोत दिया जाता है, ताकि जो गरीबी का घिनौना चित्र है वो प्रधानमंत्री जी की नजरों में ना आए। तब एक ऐसा नेता जिसे सबने ये कहा था कि वो तो एक वंशानुगत राजनीति का तोहफा प्राप्त करने वाला एक प्रिविलेज्ड बच्चा है, वो अपने सारे प्रिविलेजेस छोड़कर अपने को जो जन्म अधिकार में मिला है वो सब छोड़कर गली कूचियों में चल रहा है। और मैं उनके साथ एक दिन चला भी था, और उस एक दिन में मैंने देखा था कि किस तरह से वो रास्ते के इर्द गिर्द खड़े लोगों के साथ कनेक्ट होता है, किस तरह से उनको आपस में बुला लेता है, पास में बुला लेता है, किस तरह से उनको ये एहसास दिलाता है कि वो उनके साथ आत्मीय हो सकता है और उनकी बातें सुनता है। अपने सिक्योरिटी कवर को वो हटा देता है और लोगों को अपने पास खींच लेता है। ये सब जो चीजें हैं वो उसका अंजाम और उसका फायदा जरूर राहुल गांधी को मिलेगा। मैं उस फायदे की तरफ ही आना चाहता था। मुल्क की सियासत जिस हालत में है, जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, और हम में से देखने वाले और सभी लोग उसको हर मिनट महसूस कर रहे हैं, किस तरह से देश में के हालात बने हैं। राहुल गांधी की यात्रा से मुल्क को क्या कोई सियासी बदलाव की तरफ जाने का कोई रास्ता बनेगा? क्या कैसे हालात बनेंगे? क्योंकि महात्मा गांधी का जिस तरह से वो रास्ता, यानी नॉन वायलेंस वाला, और वो कोई नफरत की बात नहीं कर रहे राहुल गांधी, किसी के खिलाफ भी नफरत की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने के फेलियर कहां कहां है उसकी बात कर रहे हैं, किसी के खिलाफ भी वो नफरत की बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी भी जो है वो अहिंसा की तरफ और नफरत से दूर रहते हुए प्यार का मैसेज देते थे। मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है सियासी, उसमें इस यात्रा की क्या अहमियत है? क्या कुछ इससे नतीजा मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो ताकत बनी थी वो ये एहसास उन्होंने लोगों में डाल दिया था कि मैं नहीं तो कौन। अगर मैं नहीं होता तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम अगर देखें तो एक बहुत ही सशक्त और लायक पर्याय राहुल के स्वरूप में उभरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं ये भी कबूल करता हूं कि चुनावी प्रक्रिया में इसका कितना असर होगा वो आने वाले दिन और कांग्रेस पार्टी इस यात्रा का फायदा कैसे उठाती है और इसका जो एक गुडविल है उसे कैसे आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील होती है, उस पर आधारित रहेगा। अभी जो गुडविल है वो पूरा राहुल को मिल रहा है, पर वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक निराशा आ गई थी कि भाई हाँ, हमें नरेंद्र मोदी कबूल नहीं है लेकिन हमारे पास और कोई पर्याय नहीं है। उसकी जगह पर हमें एक बहुत ही लायक पर्याय उभरता हुआ दिखाई देने लगा। अच्छा, दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी राहुल गांधी ने कि अगर अपोजिशन मिलकर के एक ऑल्टरनेट विजन पेश करती है लोगों के सामने, मुल्क के लोगों के सामने, तो बीजेपी को जीतना मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन उसी के साथ साथ एक बयान नीतीश कुमार का भी आया बिहार से। उन्होंने भी कहा कि अपोजिशन अगर मिलकर के लड़े तो बीजेपी को हराना आसान है। शरद पवार ने भी राहुल गांधी की लीडरशिप को एक तरह से अप्रिशिएट किया। उधर शिवसेना के संजय राउत का भी एक बयान आया।
तो ये एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के ये बयानात आना, आप उसको किस तरह से, क्या आपको लगता है कि कोई सियासी तब्दीली की कोई तैयारी शुरू हो चुकी है? होनी चाहिए, होनी हाँ। चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन है उससे हमारी लोकशाही को खतरा है, तो फिर उसके पर्याय की जिम्मेदारी भी जो लोग आज ऑपोजिशन में हैं उनके ऊपर आ जाती है। इसमें मुसीबत ये है कि ऑपोजिशन के कई नेता ऐसे हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी है और अपनी महत्वाकांक्षा के आगे वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो ये वक्त आ गया है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को बाजू पर रखकर देश के महत्व को पहचान कर वो लोग कुछ करें। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभी भी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि फेंस पे बैठे हुए हैं, वैसे लोग ये समझकर अगर ऑपोजिशन यूनिटी की सही और सच्ची बात हो रही है और एक पर्याय उभरता नजर आ रहा है कुछ बयानों से, तो उसमें जुड़ के अपनी आवाज मिलाए, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अहम बात कही आपने। मुझे याद आ रहा है अरुण शौरी, जो बीजेपी की सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े। उन्होंने मुंबई में ही कुछ साल पहले कहा था कि अपोजिशन के लोगों को पिछली सारी बातें भूल करके, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये कहूंगा आगे की बातें भी भूल जाएं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। यूनिटी बहुत जरूरी है विपक्ष के बीच में। तो जो बात आपने कही कि वो महत्वाकांक्षा जो है लीडर्स की, वो कहीं रुकावट बन जाती है और उससे देश का नुकसान होता है। अच्छा, आखिर में यात्रा से जरा हट करके एक बयान मोहन भागवत जी का आया, आरएसएस का, मुसलमानों के बारे में। मैं सोचता हूं उस पर भी थोड़ा सा आपसे मालूम कर लो चलते चलते। वो ये कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, और ये नहीं कहना चाहिए कि हमने एक मुल्क पर, भारत पर हुकूमत की थी, हम फिर हुकूमत करेंगे और हम सबसे अच्छे हैं, ये कहना छोड़ दें। ये एक ऑर्गेनाइजर और 5 जन के साथ उन्होंने इंटरव्यू में एक बात कही है। तो इससे आप आरएसएस की जहनियत को बिटवीन द लाइंस अगर कुछ समझते हो तो वो क्या कुछ है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो स्पष्ट है, जो वो हमेशा देते आए हैं कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाएं कि वो रहना चाहते हैं तो सेकंड क्लास सिटीजन्स बन के रह सकते हैं। इक्वालिटी का ख्याल ना करें तो बेहतर होगा। और पर जो उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है, वो मुझे लगता है कि मोहन भागवत खुद उसे अपनाए और उसके मुताबिक अपने आप को ढाले तो शायद वो बेहतर इंसान बन सकेंगे। ये बहुत ही अहम बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार गांधी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, और आप सफर में रहते हुए भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर है, जहां से बात जानने में हमें मदद मिल सकती है, तो ये यात्रा के बारे में मुझे बात करनी थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो मैंने इसीलिए महात्मा गांधी जी के परिवार से तुषार गांधी साहब को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाहें, कुछ आखिर में कुछ कहना चाहें तो? काजमी साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि मैं पहले भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा था एक दिन के लिए, और 30 जनवरी को जब वो श्रीनगर में खत्म होगी तब भी मेरी कोशिश है कि मैं उसमें जुड़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि 30 जनवरी को एक पैगाम इस मुल्क में जाना बहुत जरूरी है, और उस पैगाम में अगर मैं हिस्सा ले सकता हूं तो मैं जरूर 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पे उसके साथ जुड़ने के लिए वहां पहुंचूंगा। और 30 जनवरी महात्मा गांधी के वो आखिरी लम्हात भी, वो भी याद करने का दिन होगा। मैं समझता हूं उस दिन सभी को जोड़ने वाली बात सबसे एप्रोप्रिएट और सही और उचित होगी। बहुत बहुत जोड़ने वाला इंसान उसी दिन शहीद किया गया था।
जी जी जी, बिल्कुल उसी दिन शहीद किया गया। और कितने ऐसा मुल्क जिसको अंग्रेजों से आजाद कराने में जिस शख्स ने उतना बड़ा काम किया, जो आज भी पूरी दुनिया में आइकन के तौर पर देखा जाता है। आप विदेशों में जाइए तो भारत का नाम लीजिए तो महात्मा गांधी का नाम लोग सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहला नाम लोगों के जहन में महात्मा गांधी का आता है। उसके साथ वो जुल्म किया गया और उस जिसने कत्ल किया आज उसके हमदर्द लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।